हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आती है उसकी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाया करेंगी। और कोई भी आप कह सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो उसकी आप कह सकते हैं कि वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाया करेंगी। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जीके में। तो दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी कैपिटल करेंसी और जो भी कंट्री है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज होती हैं उनके बारे में भी देखेंगे। और लास्ट में हम जो फर्स्ट पर्सनस हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारे अगर आप देखेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप लास्ट में देखेंगे, ये तो अभी हम 5 ही कर रहे हैं, तो अगर आप मंथ के एंड तक देखेंगे तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो ये आपको इधर वाली साइड में कंट्रीज़, इधर कैपिटल और यहाँ पर करेंसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल कौन सी है? इसकी कैपिटल है काबुल। अगर इसकी बात करें करेंसी की तो यहाँ पर चलती है अफगानी, ठीक है, जैसे भारत में रुपया है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया की कैपिटल कौन सी है? अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स और यहाँ की करेंसी कौन सी है? अल्जीरियन दिनार। और यहाँ पर अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी करेंसी की तो अर्जेंटीना पेसो यहाँ की जो करेंसी है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये आप देखेंगे ये साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाता है। ये अकेली ऐसी कंट्री है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। तो यहाँ की ये जो है कंट्री है, यहाँ की कैपिटल कौन सी है? ये है कैनबरा। और यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है बाकू और यहाँ की जो करेंसी है वो है माना। तब आपने इसको बार बार से रिपीट करना है। अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अल्जीरिया अल्जीयर्स अल्जीरियन दिनार, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना पेसो, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अजरबैजान बाकू एंड मनत, ठीक है। तो ऐसा करके आप करेंगे तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि फर्स्ट, ठीक है, इंडिया में जो भी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें जो भारत का सबसे पहला गवर्नर ऑफ बंगाल वो कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। इसने 1758 से लेकर 1760 तक इसने राज किया था। अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर कौन था भारत का, बंगाल का, ठीक है, ये बंगाल की बात हो रही है। तो आपको पता है ना बंगाल कहाँ पर पड़ता है? ये ईस्टर्न वाली साइड में पड़ता है, जिसको आज पश्चिम बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल से नाम से जाना जाता है। तो ये जो लास्ट गवर्नर कौन हुआ करते थे यहाँ पर, जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। तो इन्होंने 1772 से लेकर 1774 तक राज किया था। अगर हम बात करें फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, यहाँ पर जो फर्स्ट जो आप कह सकते हैं ब्रिटिश जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, बाद में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो आपने ये भी याद रखना है कि ये वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ये दोनों अलग अलग पर्सन थे। तो इसने राज किया था 1774 से लेकर 1785 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके बाद ये आया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इसी के अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के टाइम पर जो सती प्रथा थी, ऐसी बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी वो यहाँ पर रोक लगाई गई थी। तो अगर देखेंगे तो इन्होंने 1833 से लेकर 1835 तक राज किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर द फर्स्ट ब्रिटिश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की, जो भारत का पहला वॉइस रॉय था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्या नाम था उनका? लॉर्ड कैनिंग उनका नाम था। इन्होंने 1856 से लेकर 1862 तक राज किया था। अगर हम बात करें द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया की, आज़ाद भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो आपने इसको भी याद रखना है, वो था लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन ये था, इसने 1947 से लेकर 1948 तक, मतलब कि सिर्फ 1 साल ही राज किया था। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय पर्सन वो कौन था, ठीक है, कौन वो पहला और आखिरी भारतीय पर्सन था जो कि गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बना था। तो आपको पता है कि उसके बाद गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये कौन था? सी राजा गोपालाचारी।
ठीक है। इन्होंने राज किया था 1948 से लेकर, इन्होंने मतलब कि जो शासन किया था कि गवर्न किया था 1948 से लेकर 1950 तक, ठीक है। ये 2 साल किया था। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, तो ये कौन थे कि भाई जो राष्ट्रपति बने थे हमारे रिपब्लिक भारत के सबसे पहले, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक बने थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो ये आपको सभी को पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर भी हमने इसको पढ़ना तो है ही, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि बाउंड्रीज लाइन की, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने इसको भी याद रख लेना है। तो अगर हम बात करें 49th पैरेलल लाइन, ठीक है, तो ये बाउंड्री लाइन आपको देखने को मिलती है यूएसए एंड कनाडा में। और अगर हम बात करें ये विश्व की सबसे शांत लाइन, अगर हम बात कर लें चाइना या फिर पाकिस्तान से, ठीक है, तो हमारे भारत के साथ इनकी लाइनें जो लगती हैं, तो क्या उनको शांत कहा जा सकता है? क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि अगर हम 49th पैरेलल लाइन की बात करें जो कि यूएसए एंड कनाडा में है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कनाडा के पर्सन को, जो कोई पर्सन कनाडा में रह रहा है, अगर उसको यूएसए जाना है या फिर यूएसए के पर्सन को कनाडा में जाना है, तो उनको ज़्यादा इतनी आप कह सकते हैं कि सफ़र नहीं करना पड़ता, इतनी उनको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, ये इजीली वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमने पाकिस्तान या फिर चाइना में जाना हो बॉर्डर के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी समस्या आएगी। कहने का मतलब ये कि वहाँ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है यूएसए एंड कनाडा में, और ये पूरे विश्व का सबसे शांत बॉर्डर, मतलब कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर आप बात कर लें अभी की, ठीक है, तो अभी भी कितना इशू चल रहा है वहाँ पर, जो गलवान वैली है, ठीक है, हमारे 20 जवान भी शहीद हो चुके हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो ये 49th पैरेलल लाइन है, इसको भी थोड़ा सा हम कॉरिलेट करते हुए चलेंगे कि ये यूएसए एंड कनाडा में आपको ये जो लाइन है ये देखने को मिलती है। तो एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि 49th पैरेलल लाइन है वो कहाँ पर है, या फिर कौन से देशों के बीच में पड़ते हैं, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो यूएसए एंड कनाडा है उसके बीच में जो आपको बाउंड्री लाइन देखने को मिलती है उसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना है। अगर हम बात करें मैगिनोट लाइन की, तो ये कौन सी लाइन है, ये कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है, तो इसका नाम है जर्मनी एंड फ्रांस में, ठीक है। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में जो लाइन है वो उसका क्या नाम है? मैगिनोट लाइन। अगर हम बात करें रेड क्लिफ लाइन की, तो ये कौन से देश के बीच में पड़ती है? ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सी पड़ती है? रेड क्लिफ लाइन। अगर हम बात करें मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन, ये कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? ये इंडिया एंड चाइना के बीच में पड़ती है, हालांकि चाइना इसको मानता नहीं है, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश कन्वेंशन वहाँ पर हुआ था शिमला में, तो इसमें ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पर चाइना ने फिर ऐसे बहाने बनाने लग गया कि भाई उस टाइम पर हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, ये वो, तो ये आज मानता नहीं है वैसे, बट यहाँ की जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन यहाँ पर कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, हिंडनबर्ग लाइन ये कौन कौन से देशों के बीच में पड़ती है? ये जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में पड़ती है, ठीक है ना। तो आपने इसको याद रखना है, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। अगर हम बात करें मैन रहीम लाइन, ठीक है, मैने रहीम लाइन, ये कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? आपने इसको थोड़ा सा नाम याद रख लेना है, मैने रहीम लाइन, ठीक है, ये रशिया एंड फिनलैंड के बीच में पड़ती है। तो आप अगर देखेंगे कि क्षेत्रफल से दृष्टि से, ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, आपने इसको भी याद रख लेना है, रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर जो मैन रहीम लाइन है वो रशिया एंड फिनलैंड के बीच में आपको दिखाई देगी। अगर हम बात करें 38th पैरेलल की, ठीक है, 38th पैरेलल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में जो पड़ती है, ठीक है ना। आपको पता है ना कि जो नॉर्थ कोरिया में जो यहाँ पर तानाशाह आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर साउथ कोरिया जो सैमसंग की कंपनी है वो कहाँ की है? वो साउथ कोरिया की कंपनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो चाइनीज़ यहाँ पर इक्विपमेंट आ रहा है, हुआवे जो कंपनी है, ठीक है, तो पहले 5G जो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ की कंपनी है? वो साउथ कोरिया की कंपनी है, जिससे जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो मुकेश अंबानी है, जिन्होंने कहा कि हम 5G टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, किसकी मदद से? जो साउथ कोरिया की जो कंपनी है, ठीक है, नोकिया आप कह सकते हैं या फिर सैमसंग, इनकी मदद से हम आपको 5G टेक्नोलॉजी है वो प्रोड्यूस कराएंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये आपको बताना कि भाई इनके बीच में जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। अगर हम बात करें डुरांड लाइन, ठीक है, डुरांड लाइन ये कौन कौन से देश के बीच में पड़ती है? तो ये पड़ती है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में ये जरूर से पूछा जाता है, तो आपने इसको भी याद कर लेना है, या फिर अगर आप 3 से 4 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये याद वैसे भी हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन
एंड देयर हेडक्वार्टर्स की। जो आपने ये अक्सर न्यूज़ में आप देखते होंगे कि भाई एडीबी ने इतना लोन दिया, आसियान की मीटिंग होने वाली है, भाई ये नेटो या फिर एयू, सार्क, आपने ये सुना बहुत होगा, ठीक है। बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हालांकि अब हम इसमें ये ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो भी किसी दिन हम शुरू कर लेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनमें मेंबर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जिनकी फुल फॉर्म क्या है और यहाँ की आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको मेनली एडीबी से बताया जाता है। तो एडीबी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ का अगर हम बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो मनीला में है। तो मनीला कहाँ पर है? मनीला, फिलीपाइन की राजधानी क्या है? मनीला। तो मनीला में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो फिलीपाइंस कहाँ है आपको पता होगा, आप अगर मैप पे जरूर दे सकते हैं। ये जापान के थोड़ा सा ईस्ट में पड़ता है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आसियान, ठीक है, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म को हम समझ लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी अगर हम बात करें कि इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? जकार्ता में मिलेगा। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और आपको आसियान का जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर वो जकार्ता में ही देखने को मिलेगा। इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद कर लेनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। तो इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन ही आपको मिलेंगे ज़्यादातर। अगर हम बात करें नेटो की, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अगर आप बात करेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो आपको ब्रसल्स में, ठीक है। ये बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रसल्स। तो आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, इसको एयू भी कहा जाता है। तो एयू की अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको एडिस अबाबा, ठीक है, एडिस अबाबा, ये इथियोपिया में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पता लग ही रहा होगा कि अफ्रीकन यूनियन है, तो ये अफ्रीका में ही होगा। तो अफ्रीका कहाँ का, कौन से कॉन्टिनेंट का कंट्री है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। तो इथियोपिया में, मतलब कि एडिस अबाबा में आपको यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सार्क की, ठीक है, सार्क भी आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा। तो सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। आपने इसको बार बार से याद कर लेना है, रिपीट करना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन काठमांडू में आपको देखने को मिलता है। और काठमांडू आपको पता है राजधानी है किसकी? नेपाल की। नेपाल वही कंट्री है, आपको पता है कि थोड़े से अभी हमारे मतभेद चल रहे हैं। तो ये वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो ये हमारी नेपाली लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो वहाँ की सिर्फ सरकार के कारण ही हमारे देश में थोड़े से मतभेद वहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। और मैं सच बताऊँ तो ये जो सारी बातें हमने आज डिस्कस की हैं, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसी तरह हम धीरे धीरे जो बाकी के हेडक्वार्टर्स हैं और यहाँ पर जो बाकी के जो फर्स्ट पर्सन थे, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज थी या फिर अगर हम बात करें कंट्री कैपिटल या फिर करेंसी की, तो हम धीरे धीरे हम बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों को रोज ही नेक्स्ट को डिस्कस किया करेंगे। तो एंड तक आप देखेंगे कि आपके पास जो नॉलेज इकट्ठी होगी वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कि महीने के एंड तक आप अगर सारी कंट्रीज़ के लगभग आपको नाम यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आप ये सब जानते ही हैं। तो आपने भी हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियोस को भी, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं, आपने सभी को देखना है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगेन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट को, तो आपने इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।